राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी की वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और महाराष्ट्र में महायुति की झोली में जीत गई है। नतीजे तो अब तक आपको पता चल ही गए होंगे, इसलिए कौन जीता कौन हारा इस पर बात ना करके क्यों जीता और क्यों हारा इस पर बात करते हैं। दोस्तों, बीजेपी ने महाराष्ट्र में भले ही सरकार बना ली, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये जीत सवालों से घिर गई है। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर बीजेपी का बहुमत पाना कई सवाल खड़े करता है और दोस्तों, सवाल इस बार फिर से ईवीएम पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो सवाल खड़े हुए हैं वो बड़े वाजिब सवाल हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे हम कि क्या महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी कि एमवीए महाविकास आघाड़ी की हार और बीजेपी की जीत के पीछे मौलाना सज्जाद नोमानी का हाथ है। क्या महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी ने बिगाड़ दिया एमवीए का खेल? क्योंकि दोस्तों, चुनाव से पहले मौलाना नोमानी ने कुछ उम्मीदवारों के समर्थन के लिए एक लिस्ट जारी की थी। हालांकि उसमें एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का नाम नहीं था। नतीजा ये रहा कि वो हार भी गए। मीडिया ने मौलाना नोमानी का जो समर्थन था उसको लेकर न जाने क्या क्या बातें फैलाई, वोट जिहाद ये वो करके न जाने क्या क्या बनाकर पेश किया, दिखाया जनता को, जिसके बाद अब महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौलाना नोमानी ने ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ा है। ईवीएम की बैटरी को लेकर इस बार फिर से सवाल उठे हैं और दोस्तों, इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी ने जो जीत हासिल की है उसके बाद कौन सा वीडियो है उनका जो वायरल हो रहा है, दिखाऊंगी आपको और आपको यह भी बताऊंगी कि कौन सी मुस्लिम बहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी की जीत बड़ी कंफ्यूजिंग है और सवालों के घेरे में भी है। आपको पवन खेड़ा का एक छोटा सा स्टेटमेंट सबसे पहले सुनाना चाहती हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के 2 फैक्टर निकलकर इस वक्त आ रहे हैं। 2 वजह निकलकर आ रही हैं। पहली वजह ईवीएम की बैटरी और दूसरी वजह मौलाना नोमानी का एंगल। पहले बात ईवीएम की करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ज्यादा ही चहेता है। जब कोई हार जाता है तो ईवीएम पर दोष मरता है। दोस्तों, महाराष्ट्र से ही ईवीएम की चार्जिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद की जीत का सपना टूट गया। अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से हारे फहद अहमद की जीत पर स्वरा भास्कर ने सवाल खड़े किए हैं। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये पूछा कि पूरे दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही पूरी चार्ज ईवीएम मशीन खुली, भाजपा समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। फहद अहमद ने भी ये मुद्दा उठाया है। आपको दिखाती हूँ, बातें सुनाती हूँ फहद अहमद की कि उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। अहमद है, मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद
जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक। दोस्तों, इसी साल अक्टूबर में हरियाणा चुनाव की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने भी यही मामला उठाया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना था कि कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों ने बताया कि पार्टी 60% से 70% बैटरी चार्ज वाले ईवीएम पर जीत रही है, लेकिन 99% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम पर हार रही है। अब एक बार फिर पवन खेड़ा ने ईवीएम पर बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको मौलाना नोमानी के एंगल के बारे में बताऊंगी। इस पे सवाल हम जीते या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए ये बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, हम नहीं छोड़ते। आपको याद होगा कि हाल ही में एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर कहा था कि हमें ईवीएम्स को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इंसानों द्वारा या फिर एआई द्वारा हैक किए जाने का रिस्क है। हालांकि ये रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज्यादा है। इस बार अमेरिका में भी दोस्तों चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से ही करवाए गए थे। ऐसे में मुझे ये समझ नहीं आता कि जब अमेरिका जैसे देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं, तो हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते? अगर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम हैक होने का और ईवीएम में गड़बड़ी होने की जो बातें फैलाई जाती है वो निराधार है, बेकार है, तो फिर इसे साबित करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए ताकि सबकी गलतफहमी दूर हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश में भी ईवीएम को बाय बाय कहकर बैलेट पेपर को चुनाव में लाया जाए, शामिल किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए और इस बारे में चुनाव आयोग को गंभीरता से सोचना चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें मौलाना नोमानी के एंगल पर। महाविकास आघाड़ी की हार के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में मौलाना सज्जाद नोमानी ने MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ दिया। मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, जो बातें उसमें लिखी है उस पर थोड़ा गौर फरमाइए। कांग्रेस नेता का ये ट्वीट है, कांग्रेस नेता मिराज हुसैन का ये ट्वीट है और दोस्तों इस ट्वीट को पढ़ने के बाद बहुत कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। वो लिखते हैं कि मौलाना नोमानी साहब, जिन्हें मीडिया में दिखने और सुर्खियों में बने रहने का बेहद शौक है, उनके नौसिखियापन और गैर जरूरी दखल की बदौलत बीजेपी को पूरा इलेक्शन पोलराइज करने का मौका मिल गया और बेतुके मुद्दे वोट जिहाद का असर आज नतीजे पर दिख रहा है। आप आलिम हैं, आप इस्लाम की दर्ज दें, जबरदस्ती राजनीति में टांग फंसा हमारा नुकसान क्यों करना? और अगर राजनीति करनी है तो फिर पार्टी बनाइए या किसी पार्टी में शामिल हो जाइए और फिर फुल फ्लेज पॉलिटिक्स करिए। हजरत, आप जैसे लोग कब समझेंगे कि आपको मोहरा बनाकर कितना बड़ा खेल हो गया? अब बस एक सवाल और है, कहीं आप जानबूझकर तो इलेक्शन में किसी के इशारे पर तो नहीं खेले? एक और ट्वीट उन्होंने किया, असदुद्दीन ओवैसी को इसमें घेरा। लिखते हैं कि इतना रायता फैलाया, सारा महाराष्ट्र इलेक्शन पोलराइज कर दिया, उखाड़ कुछ नहीं पाए, सिर्फ बीजेपी वालों ने इस्तेमाल कर लिया इनके जुलूस का फुटेज, उधर 15 मिनट का डायलॉग मारकर जज्बाती लौंडों के सामने माहौल बनाने और बीजेपी को मौका देने के सिवा कुछ भी नहीं। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर दोस्तों कहना चाहती हूँ, कांग्रेस अपनी गलतियों पर चिंतन मंथन करे, खामखा अपनी हार का जिम्मेदार किसी और को न बनाए। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में रहते हुए मुसलमानों के साथ क्या हुआ, मस्जिदों के साथ क्या हुआ, एक बार फिर से मैं याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। इसलिए कांग्रेस को अगर मुसलमानों का हिमायती बनना है और उनका वोट हासिल करना है तो थोड़ा ध्यान मुसलमानों पर देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी की और मुस्लिम बहुल्य सीटों पर बीजेपी की जीत की। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 7 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती, 2 सीटें सीसामऊ और करहल पर
सपा ने जीत हासिल की। चौंकाने वाला उलटफेर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुआ। 60% मुस्लिम वोटर्स वाले सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहां 1.44 लाख वोटों से जीत हासिल की। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। 31 साल बाद कुंदरकी सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत हुई है। ये तीसरी बार था जब रामवीर सिंह रिजवान के बीच मुकाबला हुआ। पहली बार भाजपा को यहां से जीत मिली। ये जीत रामवीर सिंह के लिए राजनीति में मील का पत्थर है। भाजपा के लिए भी कई मायनों में ये जीत ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 60% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह का मुस्लिम टोपी पहनना काम कर गया। वैसे रामवीर सिंह का परिवार बहुत पहले से ही मुसलमानों के बीच में बहुत लोकप्रिय था, पर इससे पहले ऐसा तमाम उदाहरण सामने आए हैं जब मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय लोगों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें मुस्लिम समुदाय ने नकार दिया। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ? ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम वोटर बढ़ गए। यहाँ पर कुल 12 प्रत्याशी थे, केवल एक रामवीर सिंह को छोड़कर सभी मुसलमान थे, पर मुस्लिम जनता ने उनमें से किसी को भी अपना नेता नहीं माना। कुल 60% की मुस्लिम आबादी और कुल आबादी का 86% वोट बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को मिलना वाकई में मामला गंभीर बना देता है दोस्तों। हालांकि अब जीत कैसे मिली कैसे नहीं ये ऊपर वाला जाने, लेकिन अगर मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है तो उनका भी फर्ज है कि उनका हक अदा करें। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। कलम ने वहाँ मुलाकात लगाई, जाली से मिलाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी जाली से। अब हम यहाँ हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हमें इससे बात कैसे होगी? मेरे बच्चे हम लोग महाराजगंज जाकर आए, पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत महीन से जाली। कौन नहीं मिलने दे रहा आप लोगों को? कैसे बुलाई होगी बताइए? कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए वहाँ पर भी, वहाँ तो उनको अंदर नहीं जाने। एसीएम 3 में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए। कहाँ जाए बताइए? अब क्या इनको त्याग देंगे? हमारा हुआ समझ लेंगे? इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है। पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी है मौसम में, रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाए बताइए? हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को। एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसकी यकीन कर दिया। हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर। वीडियो में रो रही बिलक रही महिला नसीम सोलंकी है। नसीम के विधायक पति इरफान सोलंकी को योगी सरकार ने जेल में डालने के बाद एक केस में सजा सुनवा उनकी सदस्यता रद्द करवा दी थी। नसीम अपने पति से जेल में मिलने जाती थी, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता था। आज नसीम कानपुर की सीसामऊ सीट से अपने पति की जगह विधायक बन गई हैं। सरकार के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। ये सीट इरफान फिर से बचा ले गए। सपा की उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट सुरेश अवस्थी को 8564 वोट से हरा दिया। दोस्तों अब बात एजाज खान की कर लेते हैं, जो इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहे हैं, जीत की वजह से नहीं बल्कि अपनी हार की वजह से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्सोवा सीट से बिग बॉस सीजन 7 फेम एक्टर एजाज खान ने चुनाव लड़ा था। उनकी यहाँ जमानत जब्त हो गई है। आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले एजाज को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। एक्टर को 155 वोट मिले, जबकि 1298 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स वाले एजाज की हार पर तरह तरह के मीम्स वायरल हैं। लोगों का कहना है कि इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स के बावजूद एजाज की सोशल मीडिया लोकप्रियता वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर खासे चर्चित सेलिब्रिटी एजाज खान की इतनी करारी हार के बाद जहां एक ओर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एजाज ने भी एक वीडियो जारी कर अपनी बात बताई है। बड़े मजेदार अंदाज में उन्होंने अपनी हार की जो दास्तां है वो कही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप लोगों को ये परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले? सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आपकी क्या राय है इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी की और महाराष्ट्र में एमवीए की हार पर? कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।